जाना है तो ये गली में रास्ता मस्जिद का, यहाँ से आप जाएंगे सीधा सीधा मस्जिद आ जाएगी। नेक्स्ट भेजना भाई दूसरों को, सिराज भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा सोल्यूशन आपके लिए लेके आ गए हैं जिसको लगा के आपने सिर्फ एक पैनल के साथ अपना सारा लोड चला लेना है। आपको किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भारी सोलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ये डब्बा आपने अपने घर में लगाना है, उस डब्बे के साथ एक सोलर पैनल अटैच करके डायरेक्टली 220 वोल्ट का करंट ये आपको देगा और सारा लोड आप अपना इसके ऊपर ईजिली रन कर सकते हैं। और सबसे अहम बात और सबसे हैरान कुन बात जो है वो है इसकी कीमत। नाकाबिल यकीन कीमत है इसकी, और ये है वीट्रॉनिक का पीवी इन्वर्टर 1.5 किलोवाट का, यानी कि 1500 वाट का पीवी इन्वर्टर है। पीवी इन्वर्टर क्या होता है ये भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। असल में जो आजकल बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आता है कि बैटरीज़ के साथ अगर जो भी सिस्टम चल रहे होते हैं तो उसके साथ आपको जब बैटरी परचेज़ करनी पड़ती है तो उसकी मेंटेनेंस और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जो बैटरी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका 220 वोल्ट का लोड जो है वो फ्री में बस चलता रहे, कोई आपको एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, तो उसमें सिर्फ आपने यहाँ देखें सोलर के तार लगाने हैं, दूसरी तरफ से 220 वोल्ट का आउटपुट ही आपको दे देगा। आपको कोई बीच में तीसरी चौथी पांचवी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने कहा कि सबसे अहम जो फैक्टर है इसकी प्राइस, एक बैटरी चार्जर की कीमत में ये आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो इसकी कीमत इस वक्त मार्केट में चल रही है 9000 के आसपास। ये वीट्रॉनिक का पीवी इन्वर्टर है जो कि बेहतरीन किस्म की मेटल बॉडी के अंदर अवेलेबल है। बहुत ही शानदार इसकी पैकेजिंग, बहुत ही शानदार इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है। ये आपको एक अच्छा सोलर इन्वर्टर का लुक भी देता है। साइड साइन वेव है और ये आपका 1500 वाट जो है टॉर्क इसका लोड है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 5 एम्पियर का लोड चला लेगा। 220 वोल्ट करंट के ऊपर अगर हम 5 एम्पियर की बात करें तो वो बनता है 1250 वाट, यानी कि 1.2 किलोवाट कंटिन्यूस लोड चलाने की इसमें सलाहियत है एज़ पर डेटा शीट। और 1500 वाट यानी कि 1.5 किलोवाट का टॉर्क लोड लेने की इसमें सलाहियत है एज़ पर डेटा शीट। कैसे ये काम करता है, किस तरीके से आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये देखें एसी 5 एम्पियर इसके ऊपर लिखा हुआ है जो कि 1250 मैंने आपको बताया कि बनता है। और पीवी इनपुट जो है वो 40 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा और 165 वोल्ट की पीवी मैक्स इसको आप दे सकते हैं। ये भी एक अच्छी रेंज है। अगर 40 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है पीवी तो इसका मतलब ये है कि आप एक 585 वोल्ट या उससे बड़ा पैनल आप इसके साथ अटैच करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा और आपको आउटपुट भी देना शुरू कर देगा। और एक 585 वाट का जो पैनल है, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको 400 वाट के करीब करंट निकाल के देता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम 585 वाट का पैनल ख़रीद रहे हैं तो हमें 585 वाट मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है। पैनल की एफिशिएंसी अगर आप लगाएं कि वो कितनी सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करेगा तो वो अपनी रेटेड कैपेसिटी का 70% ही देता है। तो अगर 585 वाट है तो आपको तकरीबन 400 वाट के आसपास अपनी फुल एफिशिएंसी पे वो करंट निकाल के देगा। इस पीवी इन्वर्टर को लगाने का फ़ायदा क्या है, वो लोग जो बैटरी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, बैटरी की मेंटेनेंस और ख़र्चे में नहीं पड़ना चाहते और चाहते हैं कि दिन दिन में उनका लोड चले। लेट सपोज़ अगर दिन में 8 घंटे भी आपका लोड जो है वो मीटर से हट गया और इस पर चलता रहा तो अगर 8 घंटे को हम लगाएं ना कि अगर आपने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने इस पर 1000 वाट का लोड भी डाल दिया और अगर इसने 1000 वाट का लोड उठा लिया यानी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, तो ये बनते हैं 8 यूनिट। एक दिन में 8 यूनिट अगर आपके सेव हो रहे हैं तो 10 दिन में कितने हुए, 80 यूनिट बच गए। यानी कि जो डेटा शीट वो होती है जो पैरामीटर्स लिखे हुए होते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे कम ज़्यादा हो सकती है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी 70% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, कभी धूप है बारिश है, ये सारे फैक्टर इसमें आ जाएंगे। मगर आप ऑप्शन देखें कितना अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि आप अगर इसको लगा लेते हैं तो आपको और कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। और एक बात जहन में रखने वाली है कि ये मॉडिफाइड साइन वेव है, तो अगर आपके पास पुराने मॉडल के पंखे हैं तो उनमें से उसी तरीके से हल्की सी आवाज़ आएगी हमिंग वगैरह की, जो जैसे नॉर्मल यूपीएस में हमेशा से हमारे पास आती आई है ज़िंदगी भर, तो उस तरीके से आवाज़ इसमें से आ सकती है। वैसे दूसरा कोई ऐसा इशू नहीं है। इस प्राइस में 9000 के अंदर आपको मॉडिफाइड साइन वेव के अंदर ये चीज़ मिल जाती है जो कि 1500 वाट का टॉर्क भी ले लेती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल आ जाता है फ्रिज का। बहुत ही अहम सवाल है कि क्या ये आपका फ्रिज चलाएगा। तो अब एक बात समझेंगे, देखें फ्रिज जो होता है
मैं पुराने फ्रिज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बंदा कम बजट का सिस्टम लगाता है उसके पास फ्रिज भी नॉर्मल वाला ही होता है, तो वो चाहता है कि मेरा वो फ्रिज भी चल जाए, सादा वाला बगैर इन्वर्टर वाला फ्रिज जो होता है, वो जो लोड कंटिन्यूस चलने में लेता है ना, मुसलसल चलने में, वो लेता है तकरीबन 250 से 300, 250 से 350 वॉट के दरमियान लेता है, ठीक है। दो 250 भी ले सकता है और 350 भी ले सकता है, डिपेंड्स कि आपका साइज़ क्या है फ्रिज का। अब मसला ये नहीं है कि वो 250-300 वॉट लेता है, तो 250-300 वॉट तो कोई भी इन्वर्टर, कार इन्वर्टर सब सब कुछ चला देगा, हर कोई हर डिवाइस चला देगी 250-300 वॉट। मसला ये है कि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है ना एवरी टाइम, तो वो 250-300 वॉट से स्टार्ट नहीं होता, वो एक इनिशियल टॉर्क लोड लेता है जो कि अपने ये 250-300 वॉट का 5 से 7 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। तो एवरेज अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में, तो आपका 2-2.5 हज़ार वॉट का टॉर्क लोड ले सकता है फ्रिज। यहाँ पर आपके मसला पैदा हो जाता है कि ये इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा जब वो 2.5-3 हज़ार वॉट का या 2,000 वॉट का भी अगर वो टॉर्क लोड लेता है। तो इसका जो मार्केट में सॉल्यूशंस होते हैं वो यही होते हैं, लोग बेचारे इस तरह के इन्वर्टर ख़रीदते हैं जो भले 1 किलोवाट का इन्वर्टर हो, मगर वो टॉर्क लोड 2-2.5 हज़ार वॉट का उठा सकता हो। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों को ज़्यादा महंगा भारी भरकम खर्चे करने पड़ते हैं, ब्रांडेड इन्वर्टर्स की तरफ जाना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आप इन्वर्क्स की बात करें, तो इन्वर्क्स का 1.2 जो 80 हज़ार 70 हज़ार और लाख के दरमियान का इन्वर्टर है, वो है तो 1200 वॉट का इन्वर्टर, मगर उसके अंदर ये ऑप्शन है कि टॉर्क लोड वो 3000 1800 या 2,500 या जो भी है वो उससे उठा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता, तो उस पर लोगों का फ्रिज चल जाता है। तो लोग समझते हैं कि हमने जो है वो इतना बड़ा ही खर्चा करना है फ्रिज को चलाने के लिए। एक बात आप समझ लेंगे, देखें 2 ऑप्शन है फ्रिज को रन करने के लिए। एक ऑप्शन तो ये है जो कि तकरीबन आज से 2 साल पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर डिवाइस का एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने फ्रिज को जो इनिशियल टॉर्क होता है उसको बाईपास करा दिया था। बाईपास से मुराद ये है कि फ्रिज को स्टार्ट करवाया था बिजली के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, आपके मीटर के ऊपर। स्टार्ट कराने के 30 सेकंड के अंदर अंदर, या स्टार्ट कराने के बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर, या 15 सेकंड के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट होएगा। तो उससे होगा ये, मैं आपको बताता हूँ उससे होगा क्या। एक बाईसाइकिल आपने अगर कभी चलाई हो, तो जब आप उसको इनिशियल स्टार्ट लेते हैं तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स लगानी पड़ती है, पेंडल या पेडल्स के ऊपर, ताकि साइकिल एक दफ़ा चल पड़े। जब वो चल पड़ती है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, एक दफ़ा जब कोई चीज़ मूवमेंट में आ जाती है। सेम असूल अप्लाई होता है आपके फ्रिज के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेसर होता है और कंप्रेसर घूम रहा होता है। कंप्रेसर मोटर को कहते हैं। आपके फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर मोटर लगी हुई होती है जो कि घूम रही होती है। तो मोटर का भी असूल ये है कि घूमने के लिए स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो जगह अगर जो मैंने कॉन्सेप्ट डिवाइस दी थी अपने चैनल पे, वो करती क्या थी कि वो स्टार्टिंग तो जो है ना वो मीटर के ऊपर डाल देती थी, बिजली के ऊपर स्टार्ट लेके। जब मोटर एक दफ़ा घूमना शुरू हो जाती थी, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता था, तो स्टार्टिंग के दौरान ही वो आपको इस डिवाइस के ऊपर शिफ्ट कर देता था। यानी 2,500-3 हज़ार वॉट का लोड जो है वो टॉर्क लोड लेने के बाद जब कंप्रेसर 300 वॉट के ऊपर या 200 वॉट के ऊपर आ जाता था, तो उस वक्त वो शिफ्ट करता था। तो क्योंकि वो मूवमेंट के अंदर होता है कंप्रेसर, तो ये आपको जर्क पता भी नहीं चलता और आपकी कोई भी डिवाइस उसको चला सकती है आपके फ्रिज को। मैंने उस वीडियो में 1500 वॉट के कार इन्वर्टर पे अपना सादा देसी फ्रिज चला के दिखाया लोगों को, इसी तरीके से बाईपास करके। मगर एक इशू और एक लिमिटेशन उसमें ये आई है कि उसके लिए आपको बड़ी हाई टेक वायरिंग अपने जो है ना वो फ्रिज के अंदर करनी पड़ेगी। लिहाजा पोटेंशियल रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए उस डिवाइस को ना मैंने कंटिन्यू किया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा बताएं कौन सी वायरिंग करनी है, तो मैंने वो वीडियो में दिखाया था कि मैंने क्या किया है और क्या कॉन्सेप्ट लगाया है। मगर जिसको वीडियो में समझ आ गया होगा वो समझ गया होगा, जिसको वीडियो में समझ नहीं आया और वो पूछ रहा है कि आपने क्या किया है, तो ये बहुत रिस्की अमल है, ठीक है। उसमें होता ये है कि फ्रिज का जो थर्मोस्टेट होता है वो जब भी सिग्नल देता है कंप्रेसर को ऑन कराने के लिए, तो उस सिग्नल को डिटेक्ट करके हम एक उस डिवाइस के ज़रिए उसको बिजली के ऊपर डालते हैं और थोड़ी देर बाद उसको कंप्रेसर जब चल पड़ता है तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं डिवाइस के ऊपर। और हर बार ऐसा होता है जब भी फ्रिज का कंप्रेसर चलता है, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने बाईपास करा भी दिया तो कंप्रेसर बंद हो गया, जब दोबारा खुलेगा तो आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। बहरहाल ये हो गई एक चीज़ जो कि लाइव नहीं है, मैंने करी है, मैं चला रहा हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, बहरहाल लाइव नहीं है। दूसरा जो सोल्यूशन आप लोगों के लिए, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो आप लोग कर सकते हैं, वो अब यहाँ पे ज़रा सा सुन लें। देखें, जो आपके पास कंप्रेसर्स पुराने फ्रिज के अंदर लगे हुए होते हैं, ये मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ये आपने गौर से सुननी है। जितने भी पुराने फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होते हैं वो R134 आई थिंक गैस होती है, या व्हाट्सएवर जो भी वो गैस वैस होती है, उसके अंदर टॉर्क जो है ना कंप्रेसर लेते हैं।
कंप्रेसर का काम ही ये होता है कि फ्रिज की जो गैस होती है उसको कंप्रेस करना, उसके अंदर उसको ताकत लगानी पड़ती है, तो जितना लोड पड़ता है उतना वो टॉर्क लेता है। एक कंप्रेसर की टाइप है R600, ठीक है जी। R600 कंप्रेसर की टाइप भी है, गैस की टाइप भी है। ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर्स होते हैं, मगर ये इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी गैस थोड़ी सी चेंज है। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर मैं एक मोटर पंप, वाटर पंप लगाऊँ या एक प्रेशर पंप लगाऊँ और उससे मैं इंजन ऑयल या सरसों का तेल अगर उससे मैं जो है वो थ्रो करवाऊँ, तो उसको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो बहुत डेंस लिक्विड है, ठीक है। वो मोटा लिक्विड है, उसको उठाने में, उसको पंप करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पंप को। इसके बरक्स अगर मैं पतला सा पानी जो है उसमें पंप से पंप कराऊँ तो उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेम असूल अप्लाई होता है R600 के कंप्रेसर पे। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, बहुत पतली होती है, लिक्विड ही होती है, इसलिए कंप्रेसर को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इस वजह से वो ज़्यादा टॉर्क नहीं लेता है। लिहाजा R600 के जो कंप्रेसर होते हैं, एज़ कम्पेयर टू आपके पुराने फ्रिज के R34 वाले जो कंप्रेसर होते हैं, उसके मुकाबले में 100 वाट के ऊपर ऑपरेट होता है, 100 वाट के ऊपर सिर्फ। इसके अलावा कोई जर्क वर्क भी उसका इतना नहीं होता, हल्का फुल्का जर्क होता है। तो अगर आप अपने फ्रिज को R600 के ऊपर कन्वर्ट करा लेते हैं तो आपको किसी भारी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लोकल छोटा इन्वर्टर आपके फ्रिज को ईजिली रन कर सकता है और आपकी बिजली की भी बचत हो सकती है। मगर इसके लिए आपको या तो कंपनी के बने बनाए R600 के आप नए फ्रिज लें, या किसी माहिर जो है वो फ्रिज वाले से रब्ता करके इसको आप अपने जो फ्रिज है उसको अपग्रेड भी करा सकते हैं। लिहाजा फ्रिज को बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया कि आप इसके ऊपर सादा फ्रिज नहीं रन कर सकेंगे जब तक आप उसका टॉर्क बाईपास नहीं करेंगे, टॉर्क लोड को। तो उसके अलावा जितने आपके लाइटें पंखे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका जूसर ब्लेंडर, आपका लैपटॉप शैपटॉप, मोबाइल चार्ज करने, सारी चीज़ें आप इससे करें, इसके ऊपर लोड डालें, कोई इशू की बात नहीं है। 40 वोल्ट पीवी यानी एक पैनल से ये स्टार्ट हो जाता है, 3 पैनल तक इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। अगर 160-65 की इसकी जो है वो डेटा शीट के मुताबिक रेंज है, तो 3 पैनल बहुत है लगाने के लिए। अगर आप 645 वोल्ट के भी 3 पैनल इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये अच्छा खासा लोड बन जाता है। 17 तक पावर अच्छी बन जाती है, 1700 वॉट से ऊपर निकल जाता है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये दे सकता है। और जो प्राइस आपको यहाँ पे मिल रही है 9,000 रुपये के आसपास जो इसकी प्राइस चल रही है, उसमें तो समझ लें ये फ्री चीज़ है और चार्जर की कीमत में आपको मिल रहा है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बजट कॉन्स्ट्रेंट की वजह से लिमिटेड काम करना चाहते हैं वो इसको लगा सकते हैं, और इसके साथ अपने घर का 220 वोल्ट का लोड इजीली आप जो है वो अपना जो भी नॉर्मल लोड है वो रन कर सकते हैं। जो चीज़ चल रही है उसको चला लें, जो चीज़ नहीं चल रही है उसको ना चलाएं, और एहतियात के साथ अगर काम करें तो चीज़ चलेगी भी। पैनल तो आपने एक लेके रखना ही है, और पैनल के लिए नोट कर लें, लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड के अलावा आपने फ़िलहाल कोई पैनल नहीं लेना। वो एंटी शेडिंग की वजह से बहुत बेनिफिट कर रहा है सिंगल पैनल, मुझे तो बहुत कर रहा है। आधे पैनल के ऊपर मेरे बहुत जल्दी धूप छाँव का चक्कर होता है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट, और वो करंट आपको निकाल के देगा। एक सेल पे भी धूप आ रही होती है, प्रॉपर आपको करंट निकाल के देता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूस 1000 वाट आप लोड डाल सकते हैं। अगर 500 वाट का लोड भी 8 घंटे दिन में इस पर चला लिया ना, तो आप तकरीबन 4 यूनिट एक दिन के बना लेंगे इससे। तो 4 यूनिट एक दिन के हैं तो 10 दिन के 40 यूनिट, 20 दिन के 80 यूनिट और 30 दिन के 120 यूनिट आप इससे बना सकते हैं। तो ज़ाहिर आपका बिजली का बिल बहुत आपको कम आएगा और बेनिफिट करेगा आपको। इसके अलावा अगर दिन में लोड शेडिंग वगैरह होती है तो ये चलता रहेगा आपका, बाकी रात में ये नहीं चल सकेगा। और इसके साथ क्यों नहीं चल सकेगा? क्योंकि बैटरी आपके पास होगी नहीं, तो रात का बैकअप इस पे नहीं है। अच्छा, इसकी लिमिटेशन में बहुत सारे लोग अगर इसको नहीं लेते हैं ना, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूं। अगर इसमें रात का बैकअप नहीं है, बैटरी नहीं लग सकती, तो क्या हुआ? ये 220 वोल्ट आउटपुट तो देता है आपको, आप ये एक लगाएं, बैटरी अपने घर में रखें। डीसी सिस्टम तो आपने लाजमी करना ही है, वो तो फ़र्ज़ है हर बंदे पे, मैं कह चुका हूँ। बैटरी से आपने अपने AC DC पंखे जोड़ने हैं, DC लाइटें जोड़ के छोड़ देनी है। बैटरी को आप इससे चार्ज कर लें, यानी इससे आप डायरेक्टली इससे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये MPPT नहीं है, ये सोलर PV इन्वर्टर है। तो 220 वोल्ट आउटपुट तो देता है ना, आप इसके ऊपर बैटरी चार्जर लगाएं आउटपुट के ऊपर, और बैटरी को अपनी दिन में इससे चार्ज कर लें। रात में आपको अगर बैकअप चाहिए तो उस बैटरी से ले लें, और अगर लोड शेडिंग में रात में चलाना है तो भी आप उस बैटरी से ले लें। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने ये पहली वीडियो ऐसी डाली है जो इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको बता रही है, और इसमें पीछे वीडियो में सिर्फ मैं इसकी कवरेज कर रहा हूँ। आपको जो अहम बातें थी वो आपको मशवरा देना था, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसकी। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।